बुद्धिमान की परख। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान आया। उसने राजा को अपना परिचय देने के उपरांत उनसे बड़े विनम्र भाव से कहा, राजन, सुना है तुम्हारे दरबार में अनेक विद्वान हैं। मैं उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने प्रसन्नता से उस विद्वान को अपनी सहमति दे दी, क्योंकि राजा स्वयं विद्वान थे। वह भी अपने राज दरबार के बुद्धिमान व्यक्ति की परख करना चाहते थे। तब उस विद्वान व्यक्ति ने राजा को संबोधित करते हुए पूछा, राजन, क्या कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? अपना प्रश्न पूछने के बाद उस विद्वान व्यक्ति ने धारा प्रवाह पहले तो कन्नड़, फिर तमिल और उसके बाद तेलुगु में धर्मोपदेश देना शुरू कर दिया। अंत में वह मराठी तथा कोंकणी में भी बोला। प्रत्येक भाषा पर उसका समान रूप से अधिकार था। उस वक्त बोलते समय ऐसा लगता था कि जो वह बोल रहा है वही उसकी मातृभाषा है। अपना धर्मोपदेश खत्म करने के बाद उस विद्वान ने अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराया और पूछा, बताइए राजन, मेरी मातृभाषा क्या है? आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है? उस विद्वान के प्रश्न पर राज दरबारी मौन थे। अनेक भाषाओं पर उसका समान अधिकार देखकर महाराज कृष्णदेव राय भी चकित थे। कोई दरबारी इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सामने खड़े विद्वान की मातृभाषा क्या है। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अंत में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। तेनालीराम महाराज का आशय समझ गया। वह अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया और बोला, श्रीमान, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। यह हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे विद्वान के दर्शन हुए। ऐसे बिरले पुरुष के दर्शन मात्र से ही पुण्य लाभ मिल जाता है। इतना कहकर तेनालीराम ने राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, मेरी आपसे विनती है कि ऐसे महापुरुष को राज्य के अतिगृह में सम्मान ठहराया जाए। हम उनकी संगीतकार उनकी वाणी द्वारा अमृत ग्रहण करें तो हमें भी ज्ञान के साथ साथ अनेक भाषाओं के जानने का सुअवसर मिलेगा। तब मैं आपको बता सकूंगा कि इनकी मातृभाषा क्या है। तेनालीराम के अनुरोध पर राजा ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, तथास्तु। उस विद्वान पुरुष को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। उस भव्य अतिथिशाला में चारों ओर सुंदर वाटिका थी, मनोहारी वातावरण था। एक दो दिन तेनालीराम उस विद्वान पुरुष के अतिथि सत्कार में लगा रहा और यह जानने का प्रयत्न करता रहा कि उसकी मातृभाषा क्या है। अंत में तेनालीराम उसके चरण स्पर्श कर संतुष्ट मन से वापस अपने घर लौट गया। वह विद्वान भी अति प्रसन्न था। उसे गर्व था इस बात का कि कोई भी राज दरबारी उसकी मातृभाषा नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसका हर भाषा पर समान अधिकार है। तीसरे दिन तेनालीराम उस विद्वान के पास पहुंचा। उस वक्त वह वाटिका में टहल रहा था। तेनालीराम ने उस विद्वान पुरुष से अनुरोध करते हुए कहा, श्रीमान, कुछ ज्ञान दें। वह विद्वान पुरुष एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर जा बैठ गया। तब तेनालीराम ने उसके चरण स्पर्श करते हुए अपने हाथ में लगा बगनखा उसके पैरों में मार दिया। बगनखा की तीक्ष्ण चोट को वह विद्वान बर्दाश्त ना कर सका और एकाएक छटपटा उठा। उस विद्वान ने दर्द से कराहते हुए तमिल भाषा में अपने भगवान और माँ को याद किया। तेनालीराम ने भी घबराहट का नाटक करते हुए उससे हमदर्दी में पूछा, क्या हुआ श्रीमान? मेरे पैर मेरे। दर्द और छटपटाहट के कारण वह विद्वान तमिल भाषा बोल रहा था, लेकिन उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ था। तेनालीराम ने तत्काल अपना उत्तरीय फाड़कर उसके पैरों में बांध दिया और एक सेवक के जरिए महाराज कृष्णदेव राय को सूचना भेज दी। सेवक से सूचना पाते ही महाराज कृष्णदेव राय तुरंत राजवैद्य को लेकर वहां पहुंचे। उधर तेनालीराम ने
बगनखे का वार करने के पश्चात तुरंत अपना बगनखा अपने उत्तरीय में छिपा लिया। उसने नाटक भी पर्याप्त बुद्धिमत्ता के साथ किया था। फिर राजवैद्य के उपचार से उस विद्वान की पीड़ा कम हो गई। राजा कृष्णदेव राय इस बात से हैरान थे कि उस विद्वान के पैर में बैठे बैठे अचानक घाव कैसे आ गया। विद्वान की पीड़ा कम होने के उपरांत राजवैद्य से सही उपचार कराने के बाद महाराज अपने राजमहल वापस लौट आए। चौथे दिन राज दरबार में वह विद्वान पुरुष पधारा। वह प्रसन्न था कि उसके प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं दे सका था। राज दरबार में पहुंचने के उपरांत वह विद्वान पुरुष ने बड़े गर्व से अहम भरे शब्दों में मुस्कुरा कर कहा, राजन, आज चौथा दिन है। मेरा प्रश्न अनुत्तरित है। आपके दरबार का कोई भी विद्वान मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इसका मतलब यह है कि इस दरबार में कोई भी विद्वान नहीं है। उस विद्वान के दंभ भरे शब्द राजा के मन को चुभ गए। उन्होंने आशा भरी दृष्टि तेनालीराम की ओर डाली। तेनालीराम उठकर खड़ा हो गया और तमिल भाषा में बोला, महाराज, यही मेरा उत्तर है, अर्थात श्रीमान की मातृभाषा तमिल है। क्या इनकी मातृभाषा तमिल है? राजा ने चौंक कर पूछा। हाँ राजन, तेनालीराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। विद्वान चकित रह गया। आश्चर्य से उसने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, उत्तर ठीक है राजन। वास्तव में तेनालीराम बुद्धिमान है, लेकिन एक बात का आश्चर्य है तेनालीराम कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेरी मातृभाषा तमिल है? श्रीमान, संकट के समय हर मनुष्य केवल अपनी माँ और अपनी मातृभाषा को ही याद रखता है। रात आपको चोट लगते ही आपकी मातृभाषा आपके मुंह से फूट पड़ी थी, तेनालीराम बोला। तो क्या मेरे पैर पर वह वार तुमने किया था? उस विद्वान ने हैरानी से पूछा। जी श्रीमान। फिर हाथ जोड़कर उस विद्वान से माफ़ी मांगते हुए तेनालीराम ने कहा, कल के उस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। उस अपराध को करने के अलावा आपकी मातृभाषा जानने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम धन्य हो तेनालीराम। उस विद्वान ने तेनालीराम को अपने सच्चे मन से आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी विद्वता की कहानियाँ युगों युगों तक सुनी और सुनाई जाएंगी। जब भी महाराज कृष्णदेव राय का नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, उसमें तुम्हारा नाम भी अवश्य अंकित होगा। इस बात के लिए राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अनेक उपहारों से पुरस्कृत किया। सारे दरबारी भी तेनालीराम की बुद्धि की मुक्त कंड से प्रशंसा कर उठे।